मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्वांचल में बही विकास की गंगा। पूर्वांचल विकास की गाथाओं से हो रहा है गौरवान्वित। मुख्यमंत्री वाराणसी में कार्यक्रम को कर रहे थे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताया। कहा, केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कर रही है काम। 1.5 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में उनके खातों में भेजे गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें केंद्र और प्रदेश के मंत्री और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने की शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सम्मेलन को किया संबोधित। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शनिवार को हुआ समापन। पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक किए अपने नाम। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित पूर्वांचल सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल अब विकास गाथाओं से गौरवान्वित हो रहा है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने विकास और उपलब्धियों के विविध आयामों पर खुद को स्थापित किया है और कर भी रहा है। विकास की इस धुरी पर स्थित वाराणसी बदलता बनारस से बदल गया बनारस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए प्रदेश के 75 जिलों के यूनिक प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की गई। ये योजना अन्य प्रदेशों के लिए मानक बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की इस तर्ज पर कार्य करने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट हब बन गया है। ओडीओपी में अभी और भी संभावनाएं हैं। इस अवसर पर नवनीत सहगल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के बारे में किसी एक योजना को आगे बढ़ाने की बात हुई, मैंने अपनी पूरी टीम को एक जिम्मेदारी दी थी कि भाई आखिर ऐसा क्या है। तो सभी एक ही बात कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो सकता है जिसको हम हर जिले के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने कहा देखो अलग अलग फील्ड में है और उत्तर प्रदेश में तो इसको भी बहुत पहले से है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा एक सर्वे कराओ, एक मैपिंग हो जाए यूपी की, और यूपी की जो मैपिंग हो हर जिले के अंदर क्या संभावनाएं हैं या क्या मौजूद है, आगे की क्या संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा इससे क्या होने वाला है, जो मर चुका है, मर रहा है, दम तोड़ रहा है, उसके बारे में सोचने से क्या होगा। मैंने कहा आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है हमारी पहचान है और उत्तर प्रदेश को अगर देश की एक इकोनॉमिक पावर के रूप में आगे बढ़ना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैपिंग कराई गई तो 57 जिले ऐसे मिले जिनका भी यूनिक प्रोडक्ट था, परंपरा से चला रहा था। मैंने इसमें स्वयं अध्ययन किया कि 75 में से 57 जिलों में तो मिल गया, बाकी जो जनपद हैं इन 18 जनपदों के लिए भी हमें कुछ करना है। और जन्मजात जो एक गुण कह सकते हैं ना, वो वहां पर देखने को मिले थे। सरकारों का कोई प्रोत्साहन नहीं, सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, लेकिन वे अपने स्वयं की उद्यमिता के साथ अपने स्वयं के पुरुषार्थ से सम विषम परिस्थितियों में लोग प्रयास करते रहे और उसके परिणाम सामने लाते रहे। तब हम लोगों ने 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक योजना शुरू की, वह थी एक जनपद एक उत्पाद की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की यह योजना आज देश के अंदर एक यूनिक प्रोजेक्ट बन चुका है। हर राज्य के लिए यूनियन बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने इसको मान्यता देते हुए हर राज्य के लिए कहा है कि यूपी की तर्ज पर आप भी इसको आगे बढ़ाइए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद वाराणसी भ्रमण के दौरान देर शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के पश्चात श्री काशी विश्वधाम परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया और तय समय में परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर, पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ नीलकंठ तिवारी, स्टैम्प तथा न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल सहित शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जनपद में जिलाधिकारी, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से पहले सभी तैयारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने महिला महाविद्यालय सभागार में शिक्षक दिवस के मौके पर सेवानिवृत्त और वरिष्ठ शिक्षकों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड-19, डेंगू से लेकर स्वच्छता अभियान तक, जनता जनार्दन तक जागरूकता की सभी बातों को पहुंचाना हमारा संकल्प है। स्मृति ईरानी ने तिलोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार जनपद में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेगी। आज कोविड की तीसरी लहर भगवान न करे अगर हमारे जनपद में दस्तक देती है तो आधिकारिक स्तर पे क्या तैयारियां हैं, इसके संदर्भ में अमेठी जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। डेंगू से लेकर स्वच्छता अभियान तक हमारा ये संकल्प है कि जनता जनार्दन के मध्य में इन सारे विषयों को हम जो निगरानी समिति हैं हर ग्राम पंचायत में, उनके माध्यम से जनता के मध्य में पहुंचाएं। विशेषतः बच्चों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारी की टीम ने जो तैयारी की है उसकी समीक्षा भी की, उसके संदर्भ में सुझाव भी दिए। लेकिन प्रमुख विषय ये रहा कि सतत जिला प्रशासन ने, चाहे वो जिलाधिकारी स्वयं हो, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, अथवा चाहे हमारे शिक्षक गण हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, सबने बड़े ही परिश्रम के साथ अमेठी को एक परिवार के नाते संजो कर रखा, संरक्षित रखा। इसके लिए मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों से अब तक कुल 11 बार बातचीत की है और किसानों के साथ बातचीत को हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में भी डालने का काम किया है। सरकार तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है, किसान की मदद की है। और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। जनपद कानपुर नगर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण विभाग और सेतु निगम की लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने अरमापुर में बनाए गए पुल का नामकरण गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से किए जाने सहित लगभग 300 करोड़ रुपए की नई बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश तेजी से हो रहा है और अन्य प्रदेशों के उद्यमी यहां उद्योग स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के गांव तक मेजर ध्यानचंद के नाम से सड़क बनाए जाने का कार्य भी कर रही है तथा वीर शहीद जवानों के गांव तक जय हिंद वीर पथ नाम से सड़क और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों के गांव तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कानपुर नगर जनपद के लिए हम लोगों ने 200 करोड़ से के लगभग की लागत की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और 300 करोड़ रुपए की लागत की लगभग सड़कों का, सेतुओं का, रेलवे ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर का
यहाँ पे घोषणा भी की गई है और इसके लिए मैं कानपुर के सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ। और विकास में जो कार्य है वह निरंतर चलता रहेगा। विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह किसान पंचायत नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। काशी में आकर सोच रहा था कि शिक्षक दिवस पर किसी कार्यक्रम में भागीदार नहीं बन पाया। यहाँ शिक्षक दिवस पर बुद्धिजीवी समाज के साथ संवाद और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वानों का अभिनंदन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिक्षक दिवस पर 11 शिक्षक विभूतियों को सम्मान दे पाया। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य भवन में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन और इससे जुड़े आयोजनकर्ता प्रबुद्धजनों को हृदय से साधुवाद देता हूं। काशी हमेशा से सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आस्था के केंद्र काशी और मथुरा लोग नहीं जाते थे। पीएम मोदी के यहां आने के बाद यहां चौतरफा विकास हुआ। यहां आने जाने के लिए होड़ लगी है। सीएम ने कहा कि सदियों से अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर समाधान नहीं हो पा रहा था। पीएम मोदी ने सारे इंद्रजाल दरकिनार करके मंदिर बनने का रास्ता साफ किया। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके काशी एक नए रूप में जल्द ही दुनिया को दिखाई देगा। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन इन्हें सम्मान दे रहा है। सर्वसम्मति से समस्या का समाधान होने के बाद इस कार्य का शुभारंभ हो, यह एक प्रश्न बना हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करके देश और दुनिया के सामने इस बात को बताया कि हमारी आस्था के प्रतीक सदैव हमारे लिए इसी आस्था के और नमन के केंद्र बिंदु होंगे जो हर भारतीय के लिए होने चाहिए। और अयोध्या में आकर के उन्होंने उस कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज अपने जिस एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है। आप देखना, इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने पर काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगा। अयोध्या में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब से राम मंदिर निर्माण संकल्पना भाजपा सरकार में साकार हुई है, तभी से सभी राजनीतिक पार्टियां अयोध्या में ही घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में उनका नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में लिप्त था, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार पर लगाम ही नहीं लगी, बल्कि प्रदेश में कानून का राज दिखाई दे रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तर्ज पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उससे लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम फिर से सरकार बनाएंगे। क्या सपा बसपा की बात करते हैं आप? उनका नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह सत्ता राज्य को लूटने के लिए बनाते हैं। जातिवाद का बोलाबाला रहता है। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी में भ्रष्टाचार। आदरणीय योगी जी राज्य का नेतृत्व करते हैं, देश में आदरणीय मोदी जी नेतृत्व करते हैं। एक ईमानदार
मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है, आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना, तो उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, अपनी अपनी पार्टियों के लोग काम करते हैं, उनकी पार्टी है, अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने विचारधारा के लिए काम करते हैं। मैं राष्ट्रवाद के लिए विचार करता हूं, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता हूं, गरीबों के कल्याण के लिए काम करता हूं, गरीबों की खुशहाली के लिए काम मैं करता हूं। जिनको लड़ना है जो लड़े, हमारी तैयारी है और पूरा जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर पुनः सरकार बना। जनपद शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद सभागार में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और प्रदेश सरकार के कैबिनेट वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भाजपा द्वारा सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच जाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी नीति, संविधान और पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र कर देश को और बेहतर बनाना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मीडिया से बात करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि बसपा सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन एक जाति को संकुचित करने के लिए किया जाता है, जबकि भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन प्रबुद्ध लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीति, संविधान और किए गए कार्यों का जिक्र करता है। बीएसपी और सपा, उनके प्रबुद्ध सम्मेलन एक जाति को संकुचित करने के लिए हो रहे हैं। हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन आज से नहीं हो रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के रूप में एक प्रकोष्ठ हमारी पार्टी में है, जो लगातार प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के बीच में अपनी पार्टी के रीति नीति, अपने संविधान, अपने जो किए हुए काम है, सबका जिक्र करता है। देखिए, ऐसा है जो इस समय सरकार है उसने आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों पर पर्याप्त रूप से बड़ा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे गृह मंत्रालय के सीधे ये उसमें आता है नक्सलवाद के काम को। अगर आप पूरा देखेंगे तो 2014 में ये 126 जिलों में नक्सलवाद हुआ करता था, अब 58 जिलों तक हमने उसको सीमित कर दिया है और बहुत जल्दी नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। हवाई पट्टी वही बनती है जहां हवाई जहाज उतर सके, हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज वहीं उतरता है जहां हवाई पट्टी होती है। और हवाई पट्टी एक बहुत बड़ी चीज है। 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से शुरू होकर और प्रयागराज तक जाएगा, 5 घंटे में आप मेरठ से लेकर प्रयागराज तक की यात्रा कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। समाजवादी पार्टी इस बात का ढिंढोरा पीटती थी कि मैंने एक एक्सप्रेस वे बना दिया, और हमने एक एक्सप्रेस वे नहीं बनाया, हमने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस, हमने बनाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस, हमने बनाया बलिया लिंक एक्सप्रेस, हमने बनाया गाजीपुर लिंक एक्सप्रेस, हमने बनाया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस होगा 594 किलोमीटर का, जो मेरठ से शुरू होकर और प्रयागराज तक। मेरठ में आयोजित भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। प्रबुद्ध सम्मेलन में गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ अच्छा शहर नहीं माना जाता था, आज मेरठ की छवि सुधरी है। अपराध को कंट्रोल करने में जो काम 4.5 साल में यूपी में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। अब अपराधी खुद आकर कहते हैं हमें गिरफ्तार कर लो। पहले पुलिस अपराधी के पीछे होती थी। एक समय यूपी में सिफारिश से नौकरी मिलती और चलती थी, आज मेरिट से भर्ती होती है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जनता को आंकड़े गिनाते हुए कहा कि यूपी में 2016 की तुलना में डकैती में 70%, लूट में 65%, हत्याओं में 25% की कमी आई है। 5 सालों में हालात काफी बदले हैं और अच्छा माहौल चाहिए तो हमें ये व्यवस्था आगे भी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, भविष्य में अयोध्या देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा। सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, आपको भी पता है क्या हो रहा है, ठीक है। किसान उसमें कितने हैं, किसान समर्थक कितने हैं, एक समुदाय विशेष कितना है, एक पॉलिटिकल पार्टी उसके सपोर्ट में कितनी है, ये सब बातें आप लोग विश्लेषण। टिकैत जी ने पंचायत इलेक्शन में भी अपने लोग उतारे थे, कहाँ गए वो? तो सिर्फ
एक आंदोलन करने से या पंचायत करने से या समुदाय विशेष की बात करने से काम नहीं होता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक सर्वस्पर्शी पार्टी है, समाज के हर तबके को देखती है और समाज के हर तबके को अपनी चीजों में शामिल करती है। मुरादाबाद जनपद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन पंचायत भवन के सभागार में किया गया, जिसमें केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने जनपद के 30 प्रतिभाशाली शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के पीछे शिक्षकों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। हम सब शिक्षकों की दी हुई शिक्षा से ही देश और प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर शिक्षक और ईश्वर एक साथ खड़े हों तो शिक्षक को हम पहले सम्मान देंगे, क्योंकि शिक्षक ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 2017 के चुनाव के बाद वो चुनाव मैदान में आ गई थी, उसी समय से काम कर रही है। वो अपने प्रदेश के लिए काम कर रही है, एक एक नागरिक के लिए काम कर रही है प्रदेश की सरकार, तो उसे कोई चिंता की बात नहीं है। अभी 350 सीटें आई थी। अब जो हम लोग दौड़ा कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में हम लोग गए थे, अपार समर्थन मिला है। उससे लगता है 350 सीटें आ गई और भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत में सरकार बनाएगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने जिले के वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने दूरदर्शन प्रतिनिधि को बताया कि आज का ये कार्यक्रम हमारे नियमित कार्यक्रमों में से एक है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सपा बसपा के कार्यकर्ताओं से अलग चुनाव के अलावा भी क्रियाशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमारा एजेंडा विकास का ही रहेगा और हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य करेगी। हमारा जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उसी का एक हिस्सा है प्रबुद्ध सम्मेलन। तो सारे कार्यक्रम होंगे, तो किसान सम्मेलन भी करेंगे, किसान मोर्चे के सम्मेलन होंगे, पिछड़ा मोर्चे के सम्मेलन होंगे, हमारे युवा मोर्चे के सम्मेलन होंगे, महिला मोर्चे के सम्मेलन होंगे। तो जो कार्यक्रम संगठन के चलते रहते हैं उसी में से है। और चुनाव है तो चुनाव के लिए कार्यक्रम में और तेजी आती है। तो जितने काम हमारे आएंगे उनके लिए पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। तो ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता सपा बसपा कांग्रेस की तरह से चुनाव में नहीं दिखाई पड़ते, ये हमेशा दिखाई पड़ते हैं। हमारा एजेंडा विकास का पहले एजेंडा, और विकास हमने किया है। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से विकास के एजेंडे पर काम किया है और आम जन को, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम करने का काम किया है, हम फिर से वही काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में भाजपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। गाजियाबाद में भी भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुजफ्फरनगर से भाजपा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए और सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए किया गया है। कल जो किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है उसमें महज किसान नहीं थे। उस महापंचायत में तमाम वो राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल थे जो कि भाजपा के विरोधी दल हैं। किसान हमारे ही भाई हैं, उनका स्वागत है और मैं खुद चाहता हूं कि किसान दिल्ली जाएं, सरकार से वार्ता करें और सरकार उन्हें कुछ अच्छा ही देगी। देखिए, चुनाव निकट है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से अपने पिछले 5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल और 7.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल जो बेहतर हमने काम किया, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर काम किया, देखिए जनता के बीच में जाने के प्रयास की शुरुआत है। देखिए, पूरे रास्ते में मुझे ट्रैक्टर मिले हैं, बसें मिली हैं, बहुत से बसों पर लोकदल के झंडे थे, कुछ पर समाजवादी पार्टी के झंडे थे, कुछ पर किसानों के झंडे थे। तो आप कह सकते हैं कि सर्वदलीय थी एक तरह से, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किसान थे। राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ता उस रैली में, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीतिक दल है, वो सभी लोग उसमें शामिल थे। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद संत कबीर नगर में होजरी उत्पाद और पीतल के बने उत्पाद को चिन्हित किया गया है। ODOP योजना के अंतर्गत जनपद में कौशल और उद्यमिता विकास द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत होजरी उत्पाद में 100 महिला और 100 पुरुष को प्रशिक्षण देकर होजरी उत्पाद के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट का भी वितरण किया जाता है, जिससे स्वरोजगार और रोजगार का सृजन हो सके।
एक जनपद एक उत्पाद के तहत ट्रेनिंग ले रही हूँ और इसके बाद मैं ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अपने पैर पे खड़ा होकर के 2 पैसे का रोजगार करना चाहती हूँ, जिससे मैं सोचती हूँ कि हर महिलाएं करें, किसी के अधीन ना रहें। हमारे यहाँ एक जनपद एक उत्पाद की मतलब ट्रेनिंग हो रही है और हम लोग मतलब उसकी प्रशिक्षण ले रहे हैं और सिर्फ इस मकसद से हम लोग इसका मतलब प्रशिक्षण ले रहे हैं सर कि हम लोग महिला मतलब बैठ के कुछ 4 पैसे का काम कर सके, हमारी जो रोजी रोटी है वो आगे बढ़े और एक जनपद एक उत्पाद का जो मतलब हमें गवर्नमेंट दे रही है लाभ, उसका हम लोग लाभ पूरे तरह से लें। ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ एक जनपद और एक उत्पाद। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और इस सिलाई सीख कर अपने और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ और आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो वर्ष 2018 में लॉन्च की गई। इस योजना के अंतर्गत जो है हम 2 तरह से जो है लोगों को लाभान्वित करते हैं। पहला, उनको प्रशिक्षण कराकर उनके स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उसके पश्चात निःशुल्क उनको टूल किट वितरण कराते हैं। तत्पश्चात उनकी योजना में उनके प्रोडक्ट यानी प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाते हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 200 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें रेडीमेड होजरी उत्पाद के लिए 100 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन हो गया है। इन खेलों ने भारतीय पैरा एथलेटिक्स को नई ऊंचाइयां दी हैं। देश ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मेडल हासिल किए हैं और पहली बार भारत ने पैरालंपिक में मेडल की संख्या को डबल डिजिट में पहुंचाया है। कई कीर्तिमान बने हैं और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। भारत ने इन खेलों में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। मॉनसून का सीजन भी है, लेकिन भारत के लिए असली मॉनसून तो इसलिए है कि पैरालंपिक्स में मेडल्स की इतनी बरसात हो रही है जिस टाइम पे। उड़ान के लिए पंख नहीं, हौसले की जरूरत होती है। इस बात को भारतीय पैरा एथलीटों ने दमदार तरीके से अपने मेडल जीतने वाले रुतबे के साथ सबके सामने रख दिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की तस्वीर ने इन गेम्स में भारत के पिछले सभी पैरालंपिक गेम्स के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। बड़ी बात ये रही कि देश ने टोक्यो पैरालंपिक्स में किसी एक खेल तक अपने को सीमित नहीं रखा, बल्कि जेवलिन थ्रो से लेकर के पैरा बैडमिंटन, ऊंची कूद, निशानेबाजी, डिस्कस थ्रो सभी में पदक की तस्वीर को सच कर देश का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके टोक्यो पैरालंपिक को भारत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत ने जितने भी ऐतिहासिक पदक जीते हैं उसने हमारे दिलों को खुशी से भर दिया है। मैं खिलाड़ियों को निरंतर समर्थन देने के लिए हमारे एथलीटों के प्रशिक्षकों, सहयोगी स्टाफ और परिवार की सराहना करना चाहता हूं। हम आशा करते हैं कि हमारी सफलताएं खेलों में भागीदारी को और बढ़ाने का काम सुनिश्चित करेंगी। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स भारतीय एथलीटों के लिए इसलिए भी खास रहे क्योंकि इन गेम्स में हमारे पुराने धुरंधरों के अलावा नए चेहरों ने पदक के साथ अपनी तस्वीर को पूरा किया। इस बार न सिर्फ पैरा एथलीटों की संख्या में रिकॉर्ड बना, बल्कि पदकों ने भी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई हासिल की। इन पैरालंपिक्स गेम्स में देवेंद्र झाझरिया, सिंहराज अधाना, प्रमोद भगत, भाविना पटेल, अवनी लेखरा, प्रवीण कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, योगेश कथुनिया, सुमित अंतिल ऐसे नाम रहे जिन्होंने अपने बुलंद इरादों को जीवन के संघर्ष से हार न मानने का वो हौसला दिया जो आज पैरालंपिक गेम्स में देश को एक नया मुकाम दे रहा है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक अपने नाम किए। इस बार पैरालंपिक्स भारतीय दल के लिए
कई मायनों में खास रहा। बैडमिंटन और निशानेबाजी में भारत ने पहली बार 2-2 स्वर्ण पदक जीते। टेबल टेनिस में भारत ने पहली बार। फिलहाल समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।